व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आज हम इसमें करेंगे अध्याय 3 की संपूर्ण तैयारी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अध्याय 3 के सारे प्रश्नों को हल कर सकोगे। इसके साथ ही ब्लूप्रिंट के अनुसार अध्याय 3 में से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 8 नंबर के प्रश्न, ये 8 नंबर आप प्राप्त कर लोगे यदि आप ये वीडियो पूरा देख के समझ लोगे। तो बहुत ही आसान है अध्याय 3 और बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 3 वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लेंगे और समझने के बाद सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो किसी भी तल में एक बिंदु या वस्तु का स्थान निर्धारित करने के लिए 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा है। जो क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स अक्ष नाम देते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको हम वाई अक्ष नाम देते हैं। ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये तो यहाँ पर ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के इस तरफ वाले जो सारे अंक होते हैं वो धन वाले होते हैं और मूल बिंदु के जो विपरीत तरफ वाले हैं यह सब ऋण वाली संख्या इस अक्ष पे आती है। उसी प्रकार धन वाली जो भी संख्या वो इधर आएगी और ऋण वाली संख्या इस तरफ आती। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हम समझने के लिए कर रहे हैं और इसको आप जो स्केल से नाप कर भी बराबर दूरी पर बना सकते हो ये अंक। उसी प्रकार इस तरफ आ जाएगी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। तो ये एक्स अक्ष है और यह भी एक्स ही अक्ष है। उसी प्रकार ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर भी हम संख्याएं बना देंगे 1 2 3 4 और 5। ये धन वाली संख्या ऊपर प्रदर्शित करेंगे हम और ऋण वाली संख्या यहाँ नीचे आएगी। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। तो इस प्रकार से यह एक तल बना है जिसमें 2 अक्ष है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यह जो तल है जहां पर यह हमने निर्देशांक बनाए हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाले, इस तल को कार्तीय तल कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे कार्तीय तल या इसे निर्देशांक तल भी कहते हैं। और यह जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, तो जो एक्स अक्ष है एक्स अक्ष को हम कहेंगे भुज और वाई अक्ष पे जो भी संख्याएं हैं, एक्स अक्ष पे जो भी संख्याएं होगी उन्हें भुज कहा जाता है और वाई अक्ष वाले को कोटि कहा जाता है। वाई अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। ठीक है, यह हमने समझ लिया यहाँ पर। तो इससे क्या है कि हमारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। इतना हम आसानी से समझ सकते हैं। ये कार्तीय तल है, इसमें जो क्षैतिज रेखा है वह एक्स अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष है और यह निर्देशांक तल है और यह इसका मूल बिंदु है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, वह मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के द्वारा मतलब यह जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे, तो ये जो तल है 4 भागों में बट गया। 1 2 3 4 भाग हो गए यहाँ पर। तो ये जो प्रथम भाग है इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया है। इन चारों ही भागों को चतुर्थांश कहते हैं। उसमें से यह प्रथम चतुर्थांश है। यहाँ पर है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद यह हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तो हम यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। और यह वाला है चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर कुछ एक चीज और समझना है, वह जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें किस प्रकार की संख्या आएगी। तो प्रथम चतुर्थांश में जो एक्स वाली जो संख्या है वह धन वाली है। तो जब भी हम किसी भी चतुर्थांश में
संख्याओं को बताएंगे या उनकी स्थिति निर्धारित करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो आगे वाली संख्या होगी वह x अक्ष की होगी और पीछे वाली संख्या y अक्ष की होगी। यह हमेशा निश्चित ही रहता है। आगे वाली संख्या जो x अक्ष में हम उसको दिखाएंगे और पीछे वाली संख्या को y अक्ष में, मतलब जैसे यहाँ पर दो संख्याएं 2 और ऋण 3, ठीक है। तो यह जो 2 है इसे x अक्ष पे हम प्रदर्शित करेंगे और ऋण 3 को हम y अक्ष पे प्रदर्शित करेंगे, ऐसा हमेशा ही होगा। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पे कैसी संख्या है, धन वाली है, तो x अक्ष पे धन और y पे किसी संख्या है धन वाली है, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही धन धन वाली संख्या ही आएगी। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे तो पहले तो x अक्ष देखेंगे तो x अक्ष पे तो ऋण वाली संख्या, मतलब पहले ऋण आएगा, और y अक्ष पे कैसी है, धन वाली है, तो ऋण और धन आता है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश पे यदि हम देखेंगे तो x अक्ष पे तो ऋण वाली संख्या है और y पे भी ऋण है, तो ऋण वाली जो संख्याएं होगी वो तृतीय चतुर्थांश में आएगी। उसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे तो पहले x वाली संख्याएं देखेंगे तो x पे तो धन है और y पे देखेंगे तो y पे ऋण वाली है, तो धन और ऋण वाली जो संख्या होगी वो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगी। तो यदि हम इतना समझ लेते हैं, ठीक है, इतना यदि हम समझ लेंगे तो सारे ही सवाल हम आसानी से कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लेंगे, यह जो तल है ये कार्तीय तल है जहां पर x अक्ष और y अक्ष हम बनाते हैं। तो x अक्ष जो क्षैतिज होता है इस पे मूल बिंदु के इस तरफ वाले जो भी अंक है वो धन वाले होते हैं और उसके इस तरफ वाले ऋण वाले। इसी प्रकार y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है इस पे ऊपर की तरफ धन वाले सारे अंक आते हैं और नीचे की तरफ ऋण वाले आते हैं। और यह जो कार्तीय तल है ये 4 भागों में x और y अक्ष के द्वारा बटा हुआ होता है और इन चारों ही भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो जो पहला है प्रथम चतुर्थांश है, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y अक्ष पे धन धन वाले ही संख्याएं होती है, तो इस पे धन और धन वाली संख्याएं ही हम प्रदर्शित करेंगे प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में ऋण और धन वाली संख्या होती है। तो यहाँ देखो हमने ऋण पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हम पहले x अक्ष वाली संख्या को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद y वाली को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष ऋण है और y अक्ष पे धन वाली संख्या, इसलिए इसको ऋण धन हमने लिखा है। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही x और y अक्ष दोनों ही वाली संख्या ऋण ऋण वाली ही होती है। उसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष पे धन वाली और y पर ऋण वाली संख्या प्रदर्शित होती है। तो हमने यहाँ पर कार्तीय तल समझ लिया है। कार्तीय तल 4 भागों में होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो x अक्ष है उससे हम भुज के नाम से जानते हैं और y वाले को कोटि से जानते हैं। तो x अक्ष वाली जो संख्या होगी वो भुज होगी और y अक्ष वाली संख्या है वो कोटि के अंतर्गत आएगी। तो भुज और कोटि में पहले भुज प्रदर्शित होगा, कोटि बाद में प्रदर्शित होगा। और ये जो मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु है, इसका मान 0 है, ठीक है, मूल बिंदु का मान 0 होता है। तो इतना हमने समझ लिया है। इसके बाद हम आगे के सवाल करेंगे। आपकी बुक में प्रश्नावली 3.2 में जो पहला प्रश्न दे रखा है, 3.1 का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो हम 3.2 के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ दे रखा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो हमें पता है जो क्षैतिज रेखा है उसका नाम क्या है, भुज, ठीक है, इनके नाम क्या है, क्षैतिज रेखा का नाम है भुज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है कोटि। तो भुज और कोटि नाम है, हमने अभी समझ लिया था इसके पहले ही। तो ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो
तो हमें पता है कि इन दो रेखाओं से जो बना तल है वह कार्तीय तल होता है। और प्रत्येक भाग का नाम भी हमने लिखा था अभी, जिसमें है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 नाम हम लिखेंगे प्रत्येक भाग के। इसके बाद अगला है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो अब बिंदु जो जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु होता है जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद जो आगे जो प्रश्न है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं जिससे कि हमें आगे और सवाल करना आसान हो और इसके द्वारा आप समझ भी जाओगे जो हमने अभी चित्र में देखा था। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक हमें बताने, तो देखो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ चित्र दे रखा है और इसमें बी दे रखा है ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है बी, यहाँ बी है और बी के निर्देशांक बताने हमें। तो बी के निर्देशांक, तो बी का जो बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो पहले हम इस वाले बिंदु को बताएंगे या इस वाले को बताएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष है। और हमने अभी सीखा था कि सबसे पहले एक्स अक्ष वाली संख्या प्रदर्शित होगी, उसके बाद वाई अक्ष वाली। तो बी के निर्देशांक मतलब बी की जो संख्या है वह हमें बतानी है। तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ पर है एक्स अक्ष पे, ठीक है, एक्स वाला अक्ष है, तो इस पे ऋण 5। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋण 5, कोमा लगा के, फिर वाई पे कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो ये बी के निर्देशांक हो गए ऋण 5 और 2, बहुत ही आसान है। इसके बाद यहाँ पूछा है सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी पे जो निर्देशांक है वह हम बताएंगे। तो हम पहले यहाँ चित्र में देख लेते हैं कि बिंदु सी का है। तो सी है यहाँ पर, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ठीक है, एक्स और वाई अक्ष है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के निर्देशांक पूछे हमसे। तो सी जो है इसमें पहले एक्स अक्ष वाली संख्या कौन सी, यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये देखो सी पे 5 है और वाई अक्ष पे ऋण 5 है। ठीक है, तो सी के निर्देशांक हम कैसे दिखाएंगे, 5 और ऋण 5, वाई अक्ष वाली बाद में, एक्स अक्ष वाली पहले। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक ऋण 3 और ऋण 5 के द्वारा कौन सा बिंदु हो रहा है, तो हम यहाँ देख लेंगे। ऋण 3 और ऋण 5 दोनों ऋण वाली संख्या है, तो तृतीय चतुर्थांश में आती है ऋण वाली संख्या है। तो ऋण 3 और ऋण 5 ये रहा। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो पहचाना गया बिंदु है वह ई है। इसके बाद अगला है निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। तो यहाँ पे जो 2 है वो एक्स अक्ष पे होगा और ऋण 4 वाई अक्ष पे होगा। तो 2 एक्स अक्ष पे कहाँ पे, 2 यहाँ पर है और ऋण 4 यहाँ पर है और इनके द्वारा पहचाना गया बिंदु है जी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा डी का भुज। ठीक है, डी मतलब डी बिंदु पे भुज क्या है ये पूछा। तो हमें पता है भुज कौन से अक्ष वाली संख्या को कहते हैं, भुज एक्स अक्ष वाली संख्या को कहते हैं। तो एक्स अक्ष वाली संख्या हमें यहाँ बतानी होगी। तो डी बिंदु पहले देखेंगे। तो डी बिंदु है यहाँ पर और डी का भुज मतलब एक्स अक्ष वाली संख्या 6। तो डी का भुज यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, डी का भुज यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसके बाद है बिंदु एच की कोटि। तो कोटि जो है वाई अक्ष वाली संख्या होती है। तो बिंदु एच देखेंगे पहले हम। तो यहाँ पे जो बिंदु एच है वो यहाँ है और इसमें हमें कोटि पूछा। कोटि मतलब वाई अक्ष वाली संख्या, तो वाई वाली जो है ये वाली जो संख्या यहाँ पे हो जाएगी ऋण 3। तो एच की कोटि है ऋण 3। इसके बाद है बिंदु एल के निर्देशांक। तो देखो बिंदु एल कहाँ पर है, ये यहाँ दिख रहा, बिंदु एल यहाँ पर है और इसके निर्देशांक तो बिंदु एल तो यहीं पे है, इसकी तो कोई रेखा नहीं बन रही है। इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष पे इसकी जो संख्या वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, एक्स अक्ष वाली संख्या यहाँ पे 0, क्योंकि एक्स वाली पहले दिखाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। और वाई पे तो ये बिंदु है ही सही और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो एल के निर्देशांक होगा 0 और 5, क्योंकि यहीं पर स्थित है और इसका यहाँ पर एक्स अक्ष वाला बिंदु होगा 0, वाई वाला है 5। इसके बाद है बिंदु एम के निर्देशांक। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु
m के निर्देशांक, तो बिंदु m यहाँ पर स्थित है, तो x अक्ष पे तो यह है और इसका मान है ऋण 3, ठीक है। तो x पे है ऋण 3 और y पे, ठीक है, y पे आ जाएगा यहाँ 0, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 3 0। तो इस प्रकार से हम निर्देशांक दिखा सकते हैं और निर्देशांक के द्वारा पहचाना गया बिंदु भी हम बता सकते हैं और किसी भी बिंदु पे भुज और कोटि का मान भी हम बता सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हमारे 3.2 के हो चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर जो दूसरा है इसको करने की आवश्यकता में नहीं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना नहीं है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 ऋण 1 0 1 2 और ऋण 3 ऋण 5 स्थित है, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो हमें कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करना है। इसको हम कॉपी में हल करेंगे जिससे कि हम इसको आसानी से समझ भी लेंगे और इसी प्रकार की कोई भी संख्या यदि एग्जाम में आती है तो हम आसानी से बता सकेंगे। उसका स्थान निर्धारित करके हम यह भी बताएंगे कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न था कि हमें इन संख्याओं को दर्शाना है और ये किस चतुर्थांश में स्थित है यह भी बताना है। तो इसके लिए हमें जो कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष बनाने पड़ेंगे तो ही हम बता पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे और उसके बाद इसमें x अक्ष और y अक्ष हमने बना लिया है। ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। यहाँ पर जो है हमें पता है कि ये जो मूल बिंदु है इसका मान 0 है और ये यहाँ पर संख्याएं हम दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको हमें नाप के बनाने की आवश्यकता अभी नहीं है, हमें केवल यह बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम ऐसे ही आसानी से बता देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी प्रकार नीचे भी आ जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 और ऋण 7, ठीक है। तो यह हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिया है। अब सबसे पहला जो बिंदु है ऋण 2 4, तो ऋण 2 मतलब आगे वाली जो संख्या वह x अक्ष पे दिखाते, तो आगे वाली संख्या है ऋण के 2, तो x अक्ष पे ऋण वाली संख्या इधर आती है। इनको हम ऋण बना देंगे ताकि हमें ध्यान रहे। ऋण वाली संख्या इस तरफ आती है और y पे ऋण वाली संख्या नीचे की तरफ आती है। तो ऋण 2 आ रहा है, तो ऋण 2 वाली संख्या मतलब ये ऋण 2 और y पे हमें चाहिए 4, ठीक है। आगे वाली संख्या x वाली है, पीछे वाली y की रहती है हमेशा ही। तो x वाली ऋण 2 यहाँ पे होगी और y वाली 4 यहाँ पर होगी, तो y 4 यहाँ पर है। तो ऋण 2 और 4, ठीक है, ऋण 2 और 4 मतलब यहाँ बनेगा और ये बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ऋण 2 और 4 से। और किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये जो चतुर्थांश है यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो हम यहाँ इसको ऋण 2 और 4 को यहाँ लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद अगला जो बिंदु है, अगला है 3 और ऋण 1। 3 और ऋण 1 में जो x वाली संख्या कौन सी होती है, हमेशा आगे वाली। तो आगे वाली संख्या धन में है, तो x में हमें धन वाली 3 संख्या चाहिए, तो x में 3 धन वाली संख्या यहाँ पे होगी। उसके बाद ऋण 1 है, तो ये y पे हम दिखाएंगे ऋण का 1, तो y पे ऋण का 1 यहाँ पर है और इन दोनों से मिलके बिंदु बनेगा यहाँ पर। और ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये वाला जो चतुर्थांश है वो कौन सा होगा, चतुर्थ चतुर्थांश, क्योंकि ये प्रथम था, द्वितीय है, तृतीय और चतुर्थ है। तो यहाँ हम लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश और इन संख्याओं के आगे भी हम यहाँ बता देंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगी। तो यहाँ लिख दिया हमने चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद अगला जो निर्देशांक दे रखा हो ऋण 1 और 0 है, तो ऋण 1 मतलब आगे जो संख्या है x वाली है, तो x वाला अक्ष में ऋण वाला चाहिए, तो ऋण 1 और y अक्ष वाला जो मान है वो 0 है। तो ऋण 1 यहाँ पर स्थित है, ठीक है, x अक्ष पे ऋण 1 यहाँ है और y अक्ष का 0 यहाँ। तो इस बिंदु
यह बिंदु इसी अक्ष पे स्थित है, ऋणात्मक x वाले अक्ष पे स्थित है। तो हम इसको लिखेंगे ऋण 1 और 0, ऋणात्मक x अक्ष पर। ठीक है, इसको किसी चतुर्थांश में हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला है 1 और 2, दोनों ही धन वाली संख्या है। तो दोनों धन वाली संख्या मतलब x अक्ष भी धन, y भी धन। तो हमें पता कि दोनों धन वाली संख्या है, किस चतुर्थांश में आएगी, इस वाले में आएगी। तो धन का 1 है और धन का 2 है, तो यहाँ बिंदु इनका बनेगा ये वाला, और यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ पे 1 और 2 के आगे हम लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद जो अगली संख्या है ऋण 3 और ऋण के 5। तो ऋण 3 और ऋण के 5 मतलब दोनों ही ऋण वाली संख्या है। तो ऋण 3 यहाँ पे x अक्ष पे, आगे वाली संख्या ऋण 3 है तो x अक्ष पे बताएंगे, और ऋण के 5 है मतलब y अक्ष पे ऋण 5, तो y अक्ष का ऋण नीचे होता है। तो ऋण 3 और ऋण 5 ये बिंदु यहाँ बनेगा, और यह कौन सा चतुर्थांश है, तो यहाँ आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो हम यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। ऋण 3 और ऋण 5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप यहाँ दिखा सकते हो। इसके लिए आपको x अक्ष और y अक्ष बनाकर इस तरह के जो संख्या प्रदर्शित करके बना के देखना पड़ेगा कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, या आप रफ में भी कर सकते हो और सीधा ही आंसर लिख भी सकते हो कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। यदि आपसे कहा जाए कि आप इन संख्याओं को या इन निर्देशांकों को निर्देशांक तल पर प्रदर्शित कीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको यह निर्देशांक तल बनाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर इस प्रकार से इन बिंदुओं को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये वाला प्रश्न। अधिकतर प्रश्न इसी तरह के आते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए। इसके साथ ही जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना वह भी हम देख लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेंगे साथ में ही। तल को कार्तीय निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखा को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसके बाद यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके बाद एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में धन धन के रूप में, दूसरे चतुर्थांश में ऋण धन के रूप में, तीसरे चतुर्थांश में ऋण ऋण के रूप में और चौथे चतुर्थांश में धन ऋण के रूप में होते हैं। ये हमने अभी करके देख लिया था चित्र में, जहां धन एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और ऋण एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं। इसके साथ ही इस तरह के प्रश्न आते हैं। बिंदु 5 ऋण 7 में भुज व कोटि के मान लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी संख्या दे सकते हैं और वहां से हमें पूछा जा सकता है कि इसमें भुज और कोटि के मान लिखिए। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो आगे वाली संख्या है वह x अक्ष वाली होती है और यही भुज भी होती है। x अक्ष पे जो भी संख्या प्रदर्शित करेंगे वो भुज कहलाती है, y अक्ष वाली कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में भुज बराबर आगे वाली संख्या भुज होती है जो कि x अक्ष का मान है। तो यहाँ भुज बराबर 5, कोटि बराबर, कोटि जो है y अक्ष वाली संख्या होती है और ये बाद वाली संख्या होती है, तो कोटि बराबर है ऋण का 7। बहुत ही आसान उत्तर है। आगे वाली संख्या x अक्ष वाली भुज है, पीछे वाली y अक्ष वाली होती है और यह कोटि कहलाती है। तो भुज आगे वाली संख्या, कोटि पीछे वाली संख्या, बस हमें यह लिख के बता देना है और हमें यहाँ पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने अध्याय 3 को संपूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। यदि इसमें से भी आपकी कुछ
परेशानी हो या कुछ प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उनसे संबंधित फिर से एक वीडियो बनाकर अध्याय 3 की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। अध्याय 3 में से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे और यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरे 8 में से 8 अंक आएंगे। इसके साथ ही कुछ प्रश्न जो एक एक नंबर में या वैकल्पिक प्रश्नों में आने की संभावना है, उससे संबंधित वीडियो एग्जाम के समय बनाया जाएगा और इसके द्वारा ही सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।